सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि एक डिबेट इस मुल्क में चल रही है, नेशनल असेंबली में भी उस पर बात हो रही है, रहनुमा भी बात कर रहे हैं, PMLN के सीनियर मेंबर्स भी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी असेंबली में खिताब किया और ये सारा का सारा जो महवर है वो मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल के हवाले से बात हो रही है। यानी कि कुछ शुबहात हैं, कुछ शक हैं जिनकी बुनियाद पर यह आवाज़ उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर इसके एक्ट के तहत 1952 मिलिट्री एक्ट के तहत किसी को सज़ा नहीं देनी जो कि 9 मई के इन हमलों में मुलविस था, तो फिर इसको रिपील कर दिया जाए। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये डिबेट क्यों शुरू हुई। ये डिबेट शायद इसलिए शुरू हुई है, बल्कि यकीनन इसलिए शुरू हुई है कि एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है जो इस हवाले से 2 पिटिशनर्स जो है उन्होंने पिटिशन किया है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिस पर यह बात होगी कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल सिविलियंस का हो सकता है या नहीं हो सकता, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर हुकूमत बिल्कुल संजीदगी से इस चीज़ पर बार बार फोकस कर रही है और ये कह रही है कि किसी न किसी तरह जो भी इन हमलों में लोग मुलविस थे उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए, कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए कि ताकि दोबारा ये अमल ना हो सके। लेकिन आज की बड़ी खबर की तरफ आते हैं, इस पर हम प्रोग्राम में आइंदा गुफ्तगू करेंगे, यानी कि इस बड़ी खबर के बाद। और बड़ी खबर में ये बताना चाहती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनकी जो कोशिशें हैं वो लगता है काफ़ी हद तक कामयाब हो गई हैं और जल्द शायद ये खुशखबरी मिल जाएगी कि IMF का जो प्रोग्राम डिले हुआ जा रहा था, जो शराइत उन्होंने कड़ी पाकिस्तान पे रखी थी, जो हदफ रखे थे, उसके साथ साथ बहुत सारे जो टैक्स कलेक्शंस हैं, बहुत सारे शोबों में मरात कम करने का, यानी कि सब्सिडीज़ कम करने का। लेकिन उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने यह भी प्राइम मिनिस्टर ने कायल किया, जो MD हैं IMF के, कि उनको ये भी कायल किया कि जी अवाम को किसी न किसी तरीके से रिलीफ तो देना पड़ेगा और पाकिस्तान को लार्जर टैक्स कलेक्शन के नेट में लाना होगा। उसके साथ साथ आपको पता है डॉलर रुपी पैरिटी इंटरबैंक और उसके साथ साथ ओपन मार्केट के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और इन पर भी बातचीत हुई। तो अब आने वाले दिनों में लग ये रहा है कि IMF का ये प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान का जो मुआहिदा है वो हो जाएगा। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत खुशाइन बात होगी, इसलिए कि IMF के इस प्रोग्राम से लिंक्ड हैं आपके जिनीवा के वो प्लेजेस जो फ्लड रिलीफ के लिए आने थे, उसके साथ साथ दुबई से जो UAE से जो रकम मिलनी थी, जो सऊदी अरेबिया से आपके रकम मिलनी थी, अगर ये सारी रकम आ जाती है IMF के बाद तो इकॉनमी एक शदीद बहरान और तसलसल से जो एक मुश्किलात से इकॉनमी गुजर रही थी, बिकॉज इतनी पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान के अंदर, वो कहीं जाके अब स्टेबल होगी या स्टेबल होने के उसके असरात नजर आएंगे। बट लेट्स होप के मुआहिदा हो जाता है और पाकिस्तान जो है IMF के प्रोग्राम में दोबारा शामिल हो जाता है, यानी कि जो नहीं हो पा रहा था। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी जिस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने खुद बहुत ज़्यादा साइडलाइंस पे मीटिंग करके और काफ़ी मेहनत करके कन्विंस किया है कि हम इस प्रोग्राम के तमाम तर जो मुआहिदा हम करेंगे उसकी हर चीज़ पर मनोअन अमल करेंगे और आने वाली हुकूमतों को भी ये करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये बड़ी खबर थी नाजरीन। उसके साथ साथ सियासी महाज जो है उस पर बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो दुबई चली गई हैं, वहाँ पे वो अपने वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगी और उसके बाद वहाँ पे इस अहम मुलाकात के बाद, जिसमें पहले शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म में लंदन में नवाज शरीफ साहब से अहम मुलाकात की और लग ये रहा है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएंगे और फिर इलेक्शंस का माहौल होगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का ये बड़ा बयान कि हम किसी को धोखा नहीं देते, इसके पीछे क्या वजह थी नाज़रीन? 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तायरा साहिबा हैं, कौमी असम्बली की रुकन है, PMLN की सीनियर मेंबर हैं। उसके साथ साथ मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब इस्तेकाम पाकिस्तान के आप मेंबर हैं और शुएब शाहीन साहब सीनियर लॉयर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं शुएब शाहीन साहब, इससे पहले कि मैं सियासी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा एनालिसिस कर दें आप, ताकि हमें पता चल सके कि ये अचानक मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से
जो बातचीत हो रही है इस पे तनाज़ा क्या है, क्या मसला है कि बार बार आवाज़ उठाई जा रही है और यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी को सजाएं नहीं देनी तो 1952 के एक्ट को रिपील कर दिया जाए। आपको लगता है कि हुकूमत परेशान है या उनको लग रहा है कि वो दायरा जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, और जाहिर सी बात है ये उन्हीं के लिए होगा बिकॉज बाकी तो बहुत लोग पकड़े गए, जो उनके खिलाफ तंग किया गया था और घेरा तंग किया गया है और सियासी बंद गली में उन्होंने अपने आप को पहुंचा दिया, तो वो दहशतगर्दी के एक्ट की जो दफात है उसके जिम्मे में उनकी सजा के हवाले से शायद ये बात हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछले 13 महीने से या 14 महीने से जब से ये बरसरे इक़्तिदार हैं पीडीएम की जमातें, बज़ाहिर तो आप देख लें किसी भी आप सेगमेंट को उठा लें, ये कहते थे हम महंगाई ख़त्म करने आए हैं, महंगाई में तूफ़ान आ गया। ये कहते थे हम मईशत ठीक करने आए हैं, किधर 19 बिलियन डॉलर का रिज़र्व थे, किधर आप 3 बिलियन डॉलर के रिज़र्व पे पहुंच चुके हैं। आप ये कहते थे कि हम तो फैक्ट्रीज़ और रोज़गार को बढ़ाने आए हैं, आज बेरोज़गारी अपने उरूज पे है और उसके साथ साथ फैक्ट्रियां आपकी 90% बंद हो चुकी हैं और मल्टीनेशनल कंपनीज सारे अपने प्रोजेक्ट्स बंद करके जा चुकी हैं जी। और जो ओवरसीज़ का जो पैसे वो भेजते थे ज़र मुबादला, वो उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि इन्होंने उनका राइट ऑफ वोट ख़त्म कर दिया। और जो इन्होंने पार्लिमान के ज़रिए कानून साजी की है वो भी सिर्फ पर्सन स्पेसिफिक की है अपने मफादात के लिए या नवाज शरीफ साहब के मफादात के लिए, तो नेचुरली लोगों का एक ट्रस्ट ख़त्म हो गया। अब इनके हाथ बहाना लग गया 9 मई का। बाकी अब वो उनको अभी भी डर है क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात से वो ये करना चाह रहे थे कि बेसिकली इन लोगों को जिनको पिकअप किया गया 102 और साथ वो के ख़िलाफ़ दायरा वसी करना चाहते थे ताकि उनके गले तक पहुंचा सकें इसका दायरा, तो वो उनको नज़र आ रहा है कि अगर चलता है पब्लिक में जाता है, वो अगर इलेक्शन लड़ता है और अगर वो आम कारकुनान को भी टिकट दे देता है तो फिर इनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इस वक्त तक उनका जो वर्कर है वो नहीं टूटा। जब वर्कर नहीं टूटा या जब तक उनका वोटर नहीं टूटता तो तब तक इनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो यही ये वजह है कि देखें अब सुप्रीम कोर्ट में 2-3 एक चीज़ें हैं जो कि बड़ी अहम हैं। एक सेकंड शोएब शाहीन साहब, आपने अपना तज्जिया शुरू में कर लिया, अब मैं चाहती हूँ कि अभी मौक़िफ़ ले लूँ फिर आपकी तरफ वापस आती हूँ, ठीक है? तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि आपकी गुफ्तगू से जो हमने अख्तस किया है वो ये है कि दायरा तंग करने की जरूरत है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। खतरात हैं कि अगर वो इलेक्शंस में जाते हैं, लेकिन पहली बात ये कि इतने केसेस के साथ वो इलेक्शंस में कैसे जाएंगे, और उसके साथ साथ अगर वो इलेक्शंस में जाते हैं और आप कह रहे हैं क्योंकि कारकुनान को, जाहिर सी बात है आप किसी का वोट बैंक तो नहीं छीन सकते ना, बहरहाल अवाम ने वोट डालना है और वोट अवाम जिसको भी डालेगी वो बरसरे इक़्तिदार आएगा। तो पीडीएम के लिए खतरात तो है, लेकिन मुझे लगता है पीएमएलएन के लिए ज्यादा खतरात हैं। पीपल्स पार्टी फिर भी बचत कर जाएगी और वो अपने रवायती वोट को कायम रख सकती है। ताहिरा साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, बहुत अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया। ये जो शोएब शाहीन साहब का तज्जिया था, आप इससे एग्री करती हैं? नेशनल असेंबली में ये क्यों आवाज़ बार बार उठाई जा रही है? क्या कोई ऐसा प्रेशर या इंडिकेशन है जिससे आपको लग रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत जो मुकदमे चल रहे हैं वो कैफरे किरदार तक लोगों को नहीं पहुंचा पाएंगे? तो ये कि असेंबली के अंदर आज भी पूरा दिन जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई में ना तो इमरान खान का नाम किसी ने लिया, ना उन झूठे काबीना के अफराद का नाम लिया जो कहा करते थे ऊपर अल्लाह के नाम है नीचे हम खड़े हैं, और राना सनाउल्लाह की डिग्गी से हेरोइन बरामद हुई है, फलां के शख्स से हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उनसे एफिडेविट बरामद हुई है। ये वो बातें हैं जिन बातों का न सर है न पैर है, और सब ने अपनी अपनी जगह पे जेलें काटी, मौत की कोठरियों में रहे, सालों की भी जेलें काटी गई। शहबाज शरीफ साहब से लेके हमज़ा शहबाज, मरियम नवाज़, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी साहब, अय्याज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, जावेद लतीफ़ साहब, कौन कौन शख्स जेल से गुजर के नहीं आया, लेकिन इन्हें चंद दिन चंद घंटे भी जिनको गुजारने पड़े, उन्होंने इस तरह मातम और वावेला मचाया। वो क्या समझते थे कि जेल क्या होती है? कोई पीसी का कमरा होता है जहाँ ये जाएंगे, बावर्दी बहरे होंगे, ट्रे पकड़ के खड़े होंगे, जी आप कॉफ़ी लेंगे, जूस लेंगे, चाय लेंगे या कावा लेंगे? ये जेल तो जेल होती है, और सियासी लोगों के लिए जेल काटना कोई बड़ी बात नहीं होती है।
हमारे तमाम क़यादत ने झूठे मुकदमों में जेल काटी और उसके बाद नैब से रिहा हुए, बाइज्जत बरी हुए और घरों को लौट के आए। इन्होंने ऐसे वावेला मचाया कि जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ गिर गया, क्या हो गया है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि 4 साल जिस शख्स ने हुकूमत की, ज़रा ये शाहीन साहब आपके पास बैठे हैं जो उनके बड़े हामी हैं, 4 साल तक उन्होंने हुकूमत की एक नारा लेके, हम 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकशी कर लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सवाए और चोर चोर डाकू डाकू। सवाए 4 सालों में असेंबली के अंदर ये नारेबाजी के मैंने मुस्बत काम होता नहीं देखा। आज जो लोड शेडिंग पे लोग बुलबुला रहे हैं, जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई 2018 में 0 लोड शेडिंग थी। 1000 मेगावाट बिजली वफाक ने पैदा की और 550 मेगावाट बिजली पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में नवाज शरीफ के दौर में बिजली पैदा की गई। इन्होंने 4 साल में क्या किया? क्या कोई 1 मेगावाट बिजली बनाई? किस किस्म की ये लोग बातें करते हैं? सी पैक था वो रोल करके रख दिया। जब हम सबसे पहले जो काम करने आए थे वो ये था कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना है। ये अपनी हुकूमत के आखिरी महीनों में भी रही रट लगाते रहे, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने लगा है, मुल्क ये गया, मुल्क वो गया, पाकिस्तान को ये होगा, पाकिस्तान को वो होगा। ना खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट होगा। हमने रियासत को बचाया, सियासत को नहीं। हम हुकूमत में इसलिए आए थे कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लें। और अल्लाह ताला का फजलो करम है कि IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। IMF के प्रोग्राम में हम दोबारा से इंशाल्लाह शामिल होने जा रहे हैं और इसका तमाम क्रेडिट जो है इसहाक डार साहब, उनकी माशी तमाम टीम और आयशा गौस पाशा साहिबा, ख़ास तौर पर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जाता है कि जिन्होंने कहा कि हमें इस पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम में दोबारा लेके जाना है। ये तो खुशआइन बात है। ये तो आप ठीक कह रही हैं ताहिरा साहब। ये खुशखबरी है। अल्लाह का शुक्र है। मेरी बात सुन लें, आप मुझे इंटरप्ट नहीं करें। अच्छा ठीक है, आप बात मुकम्मल करें। आज इसहाक डार साहब ने, हाँ जी, और ये शाहीन साहब बातें करते हैं ना, मुझे बड़ी हैरत होती है। ये पढ़े लिखे लॉयर, इन्हें ये समझ नहीं आती कि जो क़यादत दहशतगर्दी की ट्रेनिंग देती है वो सियासी कहाँ से है, वो सियासी जमात कहाँ से है, जिन्होंने पेट्रोल बम बनाने की तरबियत दी ज़मान पार्क में, जिन्होंने कारकुनों को अपने को ये कहा जब मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो वहां पहुंच जाना और वो कार्रवाई करना जो आपको समझाई गई है। ये बात मीडिया पे मुराद सईद ने कही, ये यास्मीन राशिद साहिबा ने कही, ये असद उमर साहब ने कही। मुझे हैरत होती है कि जब ये पूरी प्लानिंग हो रही थी, ये 1 दिन की नहीं थी, 2 दिन की नहीं, इनको बाकायदा तरबियत याफ्ता किया गया। और जब ये लोग पकड़े गए कारकुन, तो इमरान खान साहब ने कहा मुझे तो पता ही नहीं ये किसने क्या किया है, ना मैं किसी को कुछ कहा। हम आज तक मुस्लिम लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई भी PDM की जमात हो, उन्होंने आज तक अपने कारकुनों के किसी अमल से अपना हाथ नहीं उठाया, उनको अकेला नहीं छोड़ा, तनहा नहीं वो तो ठीक है। लेकिन ताहिरा साहब मेरे सवाल का हमने उन्हें दहशतगर्दी बनाया। हम सियासी जमात के अहदेदार हैं, सियासी जमात के कारकुन हैं, जी ठीक है। दहशतगर्दी नहीं सिखाई, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अमन का पैगाम दिया है। जब ताहिरा साहब मैं आपसे जो बात पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा जी मैम एक सेकंड, आपने ये कहा कि आज भी उनका नाम नहीं ले गया असेंबली में और कोई, तो मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि ये जो लार्जर बेंच बना है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये तकरीरें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उस हवाले से प्रेशर कॉन्टेक्ट में नहीं हो रही। हर बंदा नहीं, मेरी बात सुनी, ये इन शुएब शाहीन साहब से कल असेंबली की कार्रवाई आके देखे। हमने आज सारा दिन बजट, डार साहब ने एक शिक बजट की पढ़ी है और पेश की है, जिसके ऊपर कट मोशंस आए हैं, उन पे बहस हुई है। हम अपना काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को माशी गर्दाब से निकालना है। जो ये फंसा के गए हैं, जो कहते थे हम रियासत मदीना बनाएंगे, क्या ये रियासत मदीना होती है जिसमें तोशा खाना के तोहफे चोरी किए जाते हैं, जिसमें आप फॉरेन फंडिंग मका के और उसको आपकी तरफ वापस लाती हूँ, जिनमें आप सोशल मीडिया के वर्कर्स को पेड मुलाजम रखते हैं। ये रियासत मदीना ठीक कि आपका किरदार क्या है और लोगों का किरदार रियासत मदीना। बहुत सारे सवाल आपने उठा दिए, इनके जवाब भी लेने गया कि आपका कुर्ता इतना लंबा कैसा है, तो उनके बेटे को गवाही के लिए आना पड़ा कि जी मैंने अपना कपड़ा भी अपने वालिद को दिया, वो था रियासत मदीना। ठीक है मैम, एक सेकंड रुक जाए, आपने बहुत ठीक है मैम, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। खुरम हमीद रोकड़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान के। खुरम साहब मुझे ये बताइएगा
ये जिस तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं, जिस तरह शोएब शाहीन साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, ताहिरा साहब का ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक है, बड़ी पार्टी से, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान क्या फ्यूचर दे, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग तो तहरीक इंसाफ से आपके पास जुड़े हैं ना, तो या तहरीक इंसाफ की बाकियात ही उनको कह लें, जो आप इस्तेकाम पाकिस्तान में, जो आपको लगता है कि आप सियासत में वो वोट बैंक हासिल कर सकेंगे, तोड़ सकेंगे, या जैसे उन्होंने कहा अगर वो कारकुन को भी खड़ा कर देते हैं तो वोट तो उनको पड़ जाएगा। आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की पार्टी का या चेयरपर्सन का? देखें जैस्मीन, हमारे पास उनकी बाकियात नहीं है। अच्छा, हम ही तहरीक इंसाफ थे। शोएब शाहीन साहब उस वक्त वकालत कर रहे थे, और शोएब शाहीन साहब का ये जो इश्क और मोहब्बत है ये ताज़ा है। इन्होंने ना एक बड़ी अजीब व गरीब और बात की, जो अक्सर कहते हैं हमारे ये भाई हैं, कि 9 मई का बहाना मिल गया और उस बहाने का फ़ायदा उठा के दिस एंड दैट। यानी कितनी बड़ी ज़्यादती और जुल्म है कि एक शख्स अपने एक मकसद को हासिल करने के लिए इस कौम के बच्चों को बर्बाद कर देता है, उनके करियर्स को तबाह कर देता है, और अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी को एक कल्ट की शक्ल इख्तियार करा के उनको उस बंद गली के अंदर धकेल देता है कि आज उसके साथ जितने मेहनत करने वाले लोग थे, जिन लोगों ने इसके साथ खड़े होकर पार्टी बनाई और जिन्होंने दिन रात एक किया, और उन तमाम लोगों को रुसवा कर देता है, उनकी ज़िंदगियों को अजीरन कर देता है। और जो वोटर उसके साथ आया था फॉर अ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और जो आया था कि ये आकर बहुत कुछ करेगा और आगे लेके जाएगा मुल्क को, और वो जो वैक्यूम पिछला है उसको खिला को पुर करेगा, और जो वादे किए उन वादों को ये आगे लेकर जाएगा। निस्बतन ये कि यहाँ पर वो जो पिछली 4 साल की नाकामियाँ और नामुरादियाँ थीं, और जो गोगी के और वो जो केटी या टीके वटेवर जो नेक्सस था, उस नेक्सस को अपने से दूर करता, और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता कि इसकी असम्बलियों से निकलने के बाद अवाम पाकिस्तान ने दोबारा इसको पजीराई दी, और वो उनको लेके बचाता हुआ आगे आता, और आज इलेक्शन की तैयारी करता, और बेहतरीन लोगों को दोबारा नॉमिनेट करके अपने अपने बड़े मकसद को, जिसके लिए वो कहता था मैं पाकिस्तान के लिए आया हूँ, उसको लेके चलता। उसने किया क्या? उसके बाद उसने एक कॉन्स्पिरेसी डिज़ाइन की, उसने डिसेप्शन प्लान डिज़ाइन किया, पॉलिटिकल पार्टी को कल्ट की सूरत इख्तियार कर दी, और अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एक ब्रिंक के ऊपर ला के धिक्का दे दिया। और कहते क्या हैं शोएब शाहीन साहब कि 9 मई का बहाना मिल गया। 9 मई का बहाना नहीं मिला। 9 मई इस मुल्क की तारीख का सबसे घिनौना और भयानक बाब है कि आपने वो काम किया कि परसों मोदी अमेरिका के अंदर खड़ा होके पाकिस्तान के खिलाफ जब बोलता है, तो आपने एक पूरी मूवमेंट के साथ उसको सपोर्ट किया, मोदी के डॉक्ट्राइन को, और आपने वहाँ पर अपने ओवरसीज पाकिस्तानीज को डिसेप्शन के तहत 9 मई के वाक़यात यहाँ पर कराने के बाद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हमले आप कर रहे हैं अपने पाकिस्तान के दिफाई लाइन्स के ऊपर, अपने मुल्क के अंदर इनसिक्योर आप कर रहे हैं, बच्चे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब लोगों के बच्चों को रुसवा आप कर रहे हैं, क्योंकि शोएब शाहीन साहब के पास काफ़ी केसेस आ जाएंगे तो इनको फ़ायदा हो जाएगा। आपने उनको बर्बाद करने के बाद आप उस नैरेटिव को कि जो इंडिया बिल्टअप नहीं कर सका सालों में, आपने अपने ओवरसीज़ को इस्तेमाल करने के बाद इंडिया के मोदी से कुछ कलमात कहलवा दिए, इसका और आप कहते क्या हैं कि 9 मई का बहाना मिल गया। 9 मई के बाद बचता क्या है आपके पास? अभी भी 9 मई को आप डिफेंड करेंगे? नहीं, कोई डिफेंड नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता शोएब क्यों कहा कि बहाना मिल गया, ये बहाना नहीं, बहुत बड़ी साजिश थी, और बहुत बड़ी साजिश के तहत हुए। सर एक छोटा सा वक्फा ले लें, उसके बाद आपकी गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। शोएब शाहीन साहब, बहुत सारी बातें आपकी तरफ, बहुत सारे इल्जामात आपके ऊपर लग गए हैं, तो आप थोड़ा सा अगर बताना चाहें कि आप क्या मौक़िफ़ क्या था, आप कहना क्या चाह रहे थे? अगर आपने 2 बंदों का जवाब मेरे से लेना है तो कम से कम मुझे इतना टाइम दीजिएगा। पहली बात तो मैं मेजर साहब की बात का जवाब दे दूं। मैं जो कहना चाह रहा था कि क्या 9 मई के वाक़े को बुनियाद बनाकर हम बुनियादी इंसानी हुकूक लोगों के मुअत्तल कर देंगे? क्या मीडिया पर पाबंदी लगा देंगे? क्या लोगों के घरों में घुसकर उनकी चारदीवारी को पामाली करेंगे? क्या हम लोगों को बग़ैर किसी वारंट के गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे? क्या वकीलों को अगवा करेंगे और उन पर हमले करेंगे? और क्या हम इस तरह के लोटे बना के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोगों को हटवाएंगे ताकि पीटीआई को तोड़ा जा सके? मैं उसके बहाने की बात कर रहा हूँ।
जो वाक़या हुआ वो गलत था, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। अब आगे आता हूँ, जो मैडम ने बातें की हैं, मुझे ये बताएं, वो तो कह रही हैं कि जनाब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। भाई आज किसका ज़माना है, कौन प्राइम मिनिस्टर है? आज आपकी ये हालत है। पिछले साल आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि 6.1% GDP था। पौने 4 साल या 3.5 साल का जो दौरे इख्तदार था, उसमें 2 साल कोरोना गुजार के भी 6.1% GDP था। बेरोजगारी नहीं थी ये वाली जो आज है, और जो महंगाई का उरूज आज आपके पास है वो 12% था, आज 48% पे चला गया है। आज आपके कारखाने 90% बंद हो चुके हैं, तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से जा चुकी हैं। जब IMF के बारे में आज आप कह रहे हो, उस वक्त IMF बारे में क्या कहते थे? और पिछले 1 साल से इसहाक डार साहब जब आए हैं, उन्होंने कहा जी मैं IMF को बेहतर जानता हूँ। आज 1 साल से आपको एक किस्त भी नहीं मिली जब से उन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन जब उसके से सवाल करते हैं IMF का क्या बना, तो वो थप्पड़ चढ़ देता है सहाफियों को। ये आपकी झुंझलाहट का आलम है। आज आपकी GDP है 0.3%, ये आपका अपना रिकॉर्ड ये बता रहा है। फिर आप नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं ज़रूर आएँ, लेकिन आज के ऊपर कातलाना हमले 2 हो चुके हैं। 160 से ज़ायद मुकदमात हैं। वो अपने मुल्क में बैठा अपने मुकदमात का भी दिफा कर रहा है, अपने मुल्क में बैठा हुआ है। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं इस वक्त वो कन्विक्टेड भी हैं, एब्सकॉन्डर भी हैं। जिस घर में वो रह रहे हैं आज भी, जो अच्छी मिसाल थी हज़रत उमर फारूक की, लेकिन मुझे ये बताएं जिस घर में वो रह रहे हैं उसकी उन्होंने रसीदें नहीं थी, जिसके बारे में अल अजीज़िया केस के बारे में उनकी कन्विक्शन हुई है। लेकिन मैं उस मेरिट ऑफ द केस में नहीं जाना चाहता। आएँ अपने केसेस को आप चलाएं। ये कहते हैं, देखें बात यह है कि नदीम अफजल चंद के बाप को उठा लिया, क्यों कि जी उसका बेटा भाई को PTI में होता था। हमाद अजहर जी नहीं मिल रहा, उसके बाप को उठा लिया भाई। लेकिन जो 4 साल से गए हैं नवाज शरीफ साहब, उसके गारंटियर कौन थे? शहबाज शरीफ साहब थे। वो अगर कन्विक्टेड हैं, एब्सकॉन्डर हैं, कानून से भागे हुए हैं इस वक्त तक, जब तक वो अपने आप को बरी ना कराएं, तो वो तो शहबाज शरीफ साहब को तो कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है शोएब शाहीन साहब, काफी सारे आपने पॉइंट्स उठाए हैं, अब दोनों गेस्ट का मौका ले लेते हैं। एक बात करके वो कह रही हैं कि जनाब बिजली उस वक्त बहुत ज्यादा थी, तो आज जो 8-8 घंटे की लोड शेडिंग है, आज किसका दौरे इक़्तिदार है? और कह रहे हैं कि हमें क्रेडिट दें। भाई क्रेडिट आपको देंगे जो आपकी अच्छाइयाँ होंगी, तो डिसक्रेडिट भी आप ही को मिलेगा ना जो आपकी खराबियाँ होंगी। शोएब शाहीन साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन ममालिक के साथ ये जेब से कागज़ निकालते हैं, हमें क्या पता है उस कागज़ के अंदर क्या है, सफ़ेद है स्याह अंदर क्या है। ये जी साइफर है, अमेरिका मुझे मरवाना चाहता है। और भाई मौत उस वक्त आती है जब अल्लाह ने वक्त लिखा होता है। ये अभी जो मैरीन डूबी है समुंदर के अंदर बह रहे ओकियानूस के अंदर, लोगों ने अपनी मौत के टिकट खुद खरीदे, हुसैन दाऊद के बेटे ने भी और पोते ने भी। ये क्या अल्लाह ताला का, ये अल्लाह माफ़ रखे, कैसा अलमनाक हादसा है कि वो मैरीन में खुद मौत का टिकट खरीद के गए, टाइटैनिक की मिट्टी देखने जा रहे हैं। और वहीं पे वो अबदोस जो है जो गर्क हुई, उसमें से अभी तक वो हिस्सा नहीं मिला अबदोस का जिसमें ये 5 सवारियाँ बैठी हुई थी, जिसमें अबदोस को बनाने वाले मालिक की भी अपनी जान भी गई। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन चीज़ों पे हम नहीं कुदरत रख से, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। मौत जहाँ जिसको आनी है वो घड़ी भी मुकर्रर है, वो वक्त भी मुकर्रर है। ना इन्हें साइफर का टुकड़ा लहराने से मौत आनी है, ना किसी के हमला करने से आनी है। जहाँ जिसकी, मेरी और सब की, हम सब मुसलमान हैं, हमारा ये यकीन है कि जब इंसान दुनिया में आता है उसके मौत का वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ताला वो लिख देते हैं किस घड़ी किसने कहाँ जान देनी है, और इसके लिए किसी को तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें अपने अमाल अच्छे रखने चाहिए। असल जो शोएब शाहीन का जो मौक़िफ़ है, ताहिरा साहब जो मौक़िफ़ वो ये दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसकी तो मजम्मत बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, सारी सब पाकिस्तानी उसकी मजम्मत करते हैं। वो कह रहे हैं उस वाक़े की आड़ में उन्होंने कहा 170 मुकदमात हैं, 3 हमले हो चुके उन पे। बात ये है कि जब कड़ा वक्त पार्टियों पे आता है, जब सियासी जमातों पे कड़ा वक्त आता है, आपके सामने की बात है, ये कोई सिर्फ फूलों की सेज नहीं होती, कांटों का ताज भी होता है और कांटों की भी सेज होती है। इस मुल्क में किसने नहीं जेल काटी और किस कोई तख्तादार पे भी चढ़ गया। आज लोग कहते हैं जी ये तो जुडिशियल मर्डर था, भुट्टो साहब का ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कब कहा गया? जब वो शहीद हो चुके, वो तख्तादार पे चढ़ चुके। अब बात ये है कि लियाकत अली ख़ान का कत्ल हुआ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, और किस तरह लियाकत बाग के जलसे में हुआ। ये बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन कैंपेन के जलसे में लियाकत बाग आई,
किस तरह उनकी शहादत हुई। ये तमाम सियासत के वो पेश दाव हैं जिसके अंदर जब आदमी जाता है तो ज़हनी तौर पर उसको पता होता है मेरे साथ अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। तो इमरान खान साहब ने ये कैसे सोचा था कि ये सिर्फ फूलों की सेज ही रहेगी, कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, अच्छा ही रहेगा, या उनके काबीना के लोगों ने ये कैसे समझा और सोचा कि सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। वो तो ये बात पहले दिन करते थे कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर। लेकिन ताहिरा साहिबा, शोएब शाहीन साहब की इस बात का जवाब आप नहीं दे रही। मैम इस बात का जवाब दे दे, वो कह रहे हैं कि इसकी आड़ में लोगों को भी वो दे के गए, लोगों को पकड़ धकड़ करना, लोगों के घरों में घुसना, चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना, लोगों के माँ बाप को उठाना, फिर ये इस हवाले से वो कह रहे हैं इसका क्या जवाब है हुकूमत के पास? देखिए मेरी बात सुने, ना कोई किसी के माँ बाप को उठाएगा, ना कोई किसी के 4 दीवारी का तकद्दस पामाल करेगा। जिस पे मुकदमा है, जिस पे पर्चा है, वो खुद को पेश कर दे, ना अपनी 4 दीवारी का तकद्दस पामाल कराए, ना दीवारें फांदे, ना दीवारें कूदें, ना ज़ेरे ज़मीन रोपोश हो जाएं, ना वालिदैन के साथ वो इस किस्म का सलूक होने दें, बाइज्जत तरीके से गिरफ्तारी दें जिस तरह से एक सियासतदान देते हैं, और आराम से अपनी केस जिस तरह का भी है उसको फेस करें। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, मैं चाहती हूँ आप रैप अप कर दें हमारे पास। जी प्लीज रैप अप सुने। एक सेकंड मैम आपकी तरफ भी आऊंगी। खुर्रम साहब जरा रैप अप कर दें, मुझे ये बता दीजिए, वो कह रहे हैं तोड़ के जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं और एक नई पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है, जबरदस्ती लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं। तो यही चीज़ें 2018 में कह देते ज़्यादा बेहतर था। मैं ये कहूँगा कि जो बहन कह रही हैं, बात यह है कि क्या 9 मई को जुर्म हुआ। ये वकील हैं हमारे भाई हैं, इनसे ये पूछा जाए कि जुर्म की नौयत क्या है। ये पूछा जाए कि उस जुर्म की नौयत के बाद उस जुर्म के करने वालों के साथ सलूक क्या किया जाए। यास्मीन बात यह है कि हमने इस पिछली गवर्नमेंट के 4 साल और उसके बाद इन कौम के बच्चों को उस पॉइंट पर ले जाया गया। और आज की ट्वीट पढ़ लें, आज शोएब शाहीन साहब को और बाकियों को भी दावत है कि आज की ट्वीट पढ़ लें उस बंदे की कि वो ट्वीट कर क्या रहा है और वो किस एंगल से दोबारा डिसेप्शन कर रहा है और लोगों को दोबारा तबाही की तरफ धकेलने के बाद ही केयर्स डैम अबाउट देम कि मैंने उनके साथ कर क्या दिया। ये कहते हैं कि जी नवाज शरीफ बाहर बैठे हैं। बहन ये क्यों नहीं कहती? हमने ये सुना था, हमने ये कहा था कि भाई तुमने नवाज शरीफ को बाहर क्यों भेजा अपनी हुकूमत के वक्त दौर में? एंड द आंसर टू अस वाज मैं इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर भेज रहा हूँ। तो शोएब शाहीन साहब उससे भी जाके पूछ लिया कीजिए कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर क्यों भेजा। देखें ये जो चीज़ें हैं ना, हमने देखी हैं उसके साथ चल के, हम वो चीज़ें भुगत चुके हैं। हम वो तमाम चीज़ें कि हम इस मुल्क के अंदर एक बेहतरीन प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट्स लेके आएंगे, हम इस चीज़ के लिए मिले थे। हम इसके लिए नहीं मिले थे कि बच्चों को अपने साथ मिलाकर एक कल्ट बनाकर एक बदतहजीबी की, बदतमीजी की, गुमराही की एक नई दास्तान रकम कर दो और मुल्क के ही इदारों पे हमला आवर हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसलिए नहीं मिले थे। बहुत सारे लोगों और बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट हुए। सियासत किस जगह जाएगी, फिर बात होगी। नाज़रीन आपसे कल मुलाकात होगी। मेरे गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ जाता है। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म के जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।